राम राम, जय माई की। मैं नितेश रघुवंशी और आप सभी मित्रों का हमारे चैनल धर्म की जय हो पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो देखने के बाद कुंडली से संबंधित आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि जन्म कुंडली क्या है, उसके जो 12 भाव होते हैं वो क्या हैं, उन 12 भावों में राशियों का, ग्रहों का जो प्लेसमेंट होता है वो किस आधार पर होता है, ये सारे डाउट आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। जन्म कुंडली मुख्य रूप से 3 बुनियादी तत्वों पर आधारित होती है। वो हैं 12 भाव, 12 राशियां, 9 ग्रह और आखिरी में मैं कहना चाहूंगा गणित, यानी कि मैथमेटिक्स। क्योंकि कुंडली बनाने का जो पूरा प्रोसेस है वो मैथमेटिक्स के सर्टेन लॉजिक्स और कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से हम कुंडली को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है कुंडली एक्स नाम से। अब ये जो आपको डिज़ाइन दिख रहा है या डायग्राम दिख रहा है, ये जन्म कुंडली है। इसे हम लग्न कुंडली भी बोलते हैं, इसे हम जन्म पत्रिका भी बोलते हैं, और इंग्लिश में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसे D1 चार्ट भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है डिविजनल चार्ट 1। अब इसमें जो आपको ट्राइंगल और ये स्क्वायर शेप में बॉक्स दिख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं भाव। इन्हें हम कहते हैं भाव या घर या हाउस। जैसे कि ये जो स्क्वायर शेप का बॉक्स दिख रहा है, ये पहला घर है, पहला भाव है, फर्स्ट। ये हमेशा पहला भाव ही रहेगा। इनके नंबर्स फिक्स होते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते। जो भाव होते हैं वो फिक्स होते हैं, यानी जैसे कि ये पहला भाव होगा, ये दूसरा भाव होगा, ये तीसरा भाव होगा, ये चौथा भाव होगा, ये पांचवा होगा, ये छठा होगा, ये सातवां होगा, ये आठवां होगा, ये नवा होगा, ये 10वां भाव है, ये 11वां भाव है और ये 12वां भाव है। टोटल 12 हाउसेस होते हैं या 12 भाव होते हैं। ये कभी चेंज नहीं होते। जो पहला भाव है वो पहला ही रहेगा, और पहले भाव को हम लग्न कहते हैं, लग्न का भाव। अब जो आपको ये नंबर्स लिखे हुए दिख रहे हैं, 1 है, 2 है, ये हैं राशियां। जैसे कि ये जो पहले भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है पहली राशि, यानी कि मेष। आपको राशियों के क्रम से पूरी 12 राशियां याद कर लेनी है। तो पहली राशि होती है वो मेष होती है। अब ये जो दूसरे घर में जो ये 2 नंबर लिखा हुआ है, ये दूसरा भाव है और इसमें 2 नंबर की राशि, यानी कि दूसरे नंबर की राशि होती है वृष। आप जब भी राशियां लिखें तो उनका नाम लिखें और ब्रैकेट में उनका नंबर लिख दिया करिए, जिससे कि आपको क्रम याद करने में बहुत आसानी होगी और फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। वैसे ही तीसरे भाव में तीसरी राशि लिखी हुई है, वो होती है मिथुन। चौथे घर में चौथी राशि है, यानी कि कर्क। ऐसे ही 12 भावों में कोई ना कोई नंबर लिखा रहेगा। नंबर राशि को दर्शाते हैं। जैसे कि 10th हाउस में, ये 10th हाउस है, 10th हाउस में 10 नंबर की राशि है। 10 नंबर की राशि होती है मकर। और जो ये ग्रह लिखे हुए हैं, सूर्य है, राहु है, चंद्र है, शुक्र है, शनि है, ये ग्रह हैं। ये बता रहे हैं कि कौन सा ग्रह किस घर में है। जैसे मैं कहूँ कि सूर्य कहाँ है, तो हम कहेंगे सूर्य पहले घर में स्थित है। हम कहें शनि कहाँ स्थित है, तो शनि 11वें घर में स्थित है। हमने शनि का शॉर्ट फॉर्म शा लिख दिया है। हम कहें गुरु कहाँ स्थित हैं, तो जो गुरु हैं वो हमारे 9th हाउस में स्थित हैं। ये 9th हाउस है और हमने शॉर्ट फॉर्म लिख रखा है। तो एक कुंडली में 3 तत्व होते हैं, भाव, 12 राशियां और 9 ग्रह। और जो नक्षत्र हैं वो बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं। इसको भी हम आगे समझेंगे। तो आपने एक ओवरव्यू समझ लिया है। अभी हमने जन्म कुंडली का एक
रिप्रेजेंटेशन देखा, पर जन्म कुंडली का असली मतलब क्या है अभी हम उसे नहीं छू पाए। जैसे गणित का यूज कहाँ हुआ और जन्म कुंडली का आध्यात्मिक महत्व क्या है, इसको भी हम इस वीडियो के अंत तक पूरी तरह से समझ जाएंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि गणित का यूज कहाँ हुआ और कैसे हुआ। ध्यान रहे, हमारा सोलर सिस्टम परफेक्टली फ्लैट नहीं है, हर ग्रह का अपना अपना ऑर्बिटल टिल्ट है। जैसे चंद्रमा झुका हुआ है लगभग 5 डिग्री प्लेन ऑफ द इक्लिप्टिक से, पर ग्रहों का जो झुकाव है वो इतना कम है कि हम हमारे सोलर सिस्टम को फ्लैट मानकर ही चलेंगे और ये सोच समझेंगे कि जो ग्रह हैं वो प्लेन ऑफ द इक्लिप्टिक के बहुत पास स्थित हैं। ये प्लेन ऑफ द इक्लिप्टिक है। सोलर सिस्टम में सूर्य सेंटर है और सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ज्योतिष में हम अर्थ से ग्रह कितनी दूर स्थित हैं, यानी उनकी लीनियर पोजीशन क्या है, कितने किलोमीटर दूर स्थित हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि पृथ्वी से ग्रह कितने एंगल पे स्थित हैं, कितनी डिग्रीज पे स्थित हैं, ये जरूरी है। सबसे बेस्ट मेथड है ग्रहों की एंगुलर पोजीशन निकालने का कि पृथ्वी को सेंटर मानकर प्लेन ऑफ द इक्लिप्टिक के 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेशन करना, और जो ये 12 इक्वल पार्ट्स हैं वो 30 डिग्री के होंगे, जो कि जो हमारे आकाश मंडल है उसके जो प्रोमिनेंट कॉन्स्टिलेशन है, नक्षत्र हैं, राशि हैं, उनसे संबंधित हैं। इन पार्ट्स को बोला गया मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जो पार्ट जिस राशि से अलाइन होगा उस पार्ट में वो राशि स्थित हो जाएगी। राशि को इंग्लिश में ज़ोडिएक साइन बोला गया है। अब जिस पार्ट में जो ग्रह स्थित होगा तो बोला जाएगा फलां ग्रह फलां राशि में स्थित है। जैसे कि यहां आप देख सकते हैं सूर्य जो है वो धनु राशि में स्थित है। अब एक बार जो ये डायग्राम हम शुरू से लेकर चल रहे हैं, हम इससे और एक बार समझ लेते हैं। ये जो चक्र है ये हमारे आकाश मंडल का चक्र है। इसमें हमने हमारे आकाश मंडल को 27 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड करा है, जिन्हें हमने बोला है नक्षत्र। हर पार्ट के लिए अलग नक्षत्र असाइन है। हर नक्षत्र के 4 चरण है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आप देख सकते हैं। अब हमारे जो आकाश मंडल है उसमें ही कहीं ना कहीं हमारा सोलर सिस्टम या हमारा सौरमंडल स्थित है। अब जो हमारा ये सोलर सिस्टम है इसका सेंटर है हमारा सन, जो मॉडर्न साइंस कहती है, पर ज्योतिष में हमने भूकेंद्रीय पद्धति को अपनाया, यानी कि हमने अर्थ को सेंटर माना है, हमारी पृथ्वी को सेंटर माना है और इस सेंटर मानकर सारे कैलकुलेशन हो रहे हैं। पृथ्वी को सेंटर मानकर सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। तो हमने पृथ्वी को सेंटर माना है और सेंटर मान करके हमारा जो सोलर सिस्टम है उसको हमने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। हर एक पार्ट जिसको हमने डिवाइड करा वो 30 डिग्री का है। 12 इक्वल पार्ट्स हैं और हर पार्ट 30 डिग्री का है, टोटल मिला के हुए 360 डिग्री। तो जो पहला पार्ट है उसे हमने मेष नाम दिया, वृष नाम दिया दूसरे पार्ट को, तीसरे पार्ट को मिथुन नाम दिया, चौथे पार्ट को कर्क नाम दिया, पांचवें को सिंह नाम दिया, फिर कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये हुए पूरे 12 पार्ट्स। और जिस पार्ट में जो ग्रह आया, जैसे कि हमारे इस पार्ट में गुरु ग्रह आया, तो बोला गया कि गुरु तुला राशि में स्थित हैं। अब जो सूर्य है और बुध है वो इस वाले पार्ट में आ गए, तो बोला गया सूर्य और बुध कर्क राशि में स्थित हैं। वैसे ही शनि हमारे इस पार्ट में आ गए, तो बोला गया कि शनि कुंभ राशि में स्थित है। ये हमारा क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन है राशि। प्राचीन समय में ऐसे ही कुंडली का निर्माण होता था। एक्चुअल में ये एक कुंडली की डिज़ाइन ही है जो कि प्राचीन समय में यूज़ होती थी। अभी हमने देखा कि हमारा आकाश मंडल एक चक्र जैसा है, यानी सर्कुलर है, और इसके हमने 27 इक्वल पार्ट्स कर रखे हैं जिन्हें नक्षत्र बोला गया है। ये सबसे टॉप लेयर है। फिर हमने देखा कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका सेंटर है सन, यानी कि सूर्य, और हमने ज्योतिष में पृथ्वी को सेंटर माना है।
लेकिन मॉडर्न साइंस में जो सोलर सिस्टम है, हमारा सौरमंडल है, उसमें सन को सेंटर माना है। तो हमने इस डायग्राम में देखा कि हमने पृथ्वी को सेंटर मानकर, केंद्र मानकर, फिर हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके 12 इक्वल पार्ट्स करें, 30-30 डिग्री ईच, यानी कि हर पार्ट्स की जो एंगुलर जो पोजीशन है या एंगल है वो 30 डिग्री का है। और इन हर एक पार्ट्स को हमने नाम दिया राशि, जो मेष से लेकर मीन तक है। ये एक क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन है कुंडली का। प्राचीन समय में जो कुंडली बना करती थी वो यही डिजाइन होता था उन कुंडलियों का। पर प्रेजेंट टाइम में कुंडलियों का डिजाइन स्टेट वाइज भी अलग अलग है। जैसे नॉर्थ इंडिया में अलग डिजाइन चलता है, साउथ इंडिया में अलग डिजाइन होता है और ईस्ट इंडिया में अलग डिजाइन होता है। उनको भी हम फटाफट एक बार देख लेते हैं। चलिए, क्लासिकल कुंडली को नॉर्थ इंडियन कुंडली में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। देखने में ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, बट समय के साथ आप इसके यूज टू हो जाएंगे। साउथ इंडिया में क्लासिकल कुंडली को कुछ इस तरह से कन्वर्ट करा जाता है। इंफॉर्मेशन तो दोनों चार्ट सेम ही प्रोवाइड करवा रहे हैं, बस ग्रहों को प्रेजेंट करने का तरीका अलग है और उनकी कुंडलियों की डिजाइन अलग है। हम नॉर्थ इंडियन चार्ट को फॉलो कर ही चलेंगे। इंडिया में कुछ और वेरिएशन भी हैं कुंडली बनाने के, जैसे कि आप देख सकते हैं यह वाला। कुछ ईस्टर्न पार्ट्स में ऐसी कुंडलियां भी बनाई जाती हैं। अभी तक हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि ज्योतिष में गणित का या मैथमेटिक्स का भर भर कर उपयोग है, पर हमने अभी तक आध्यात्म की बात कहीं भी नहीं करी। तो चलिए हम समझते हैं कि ज्योतिष में आध्यात्म का क्या महत्व है। महर्षि पाराशर कह रहे हैं, अहोरात्रस्य पूर्वानंतया लोपद्धोरावशिष्यते तस्य विज्ञान मात्रेण जातकम कर्म बुध्यते। यानी इस श्लोक में जो अहोरात्र शब्द का उपयोग हुआ है उसका मतलब होता है दिन या रात। और इस श्लोक के अकॉर्डिंग अगर अहोरात्र शब्द में से शुरू का जो अक्षर है अह और आखिरी का जो अक्षर है त्र, यदि इसका लोप हो जाए, इसे हटा दिया जाए इन दोनों अक्षरों को, तो जो शब्द बचता है वो बचता है होरा। और होरा का मतलब होता है 1 घंटा। बिल्कुल सही, इंग्लिश का जो हावर शब्द है वो होरा शब्द से ही निकला है। तो इसका हम एक बहुत छोटा सा ब्रीफ समझ लेते हैं फटाफट। चलिए, अब ये जो हमारी पृथ्वी है वो 24 घंटे में अपना एक पूरा चक्कर लगा लेती है। तो इसको ऐसे समझिए, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है तो उसे ये वाली राशि दिखाई दे रही है। फिर थोड़ा समय बीता, फिर वो यहाँ आ गया तो फिर उसे ये राशि दिखाई देने लगी। फिर पृथ्वी घूमी, फिर उसे ये वाली राशि दिखाई देने लगी। फिर घूमती 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 पृथ्वी यहाँ आ गई तो फिर उसे ये वाली राशि दिखाई देने लगी। तो इसका मतलब क्या है कि 24 घंटे में पृथ्वी ऐसा पूरा राउंड लगाएगी तो हमें ये सारे राशियाँ बारी बारी से हमारे आसमान में दिखाई देंगी। तो इसका एक सिंपल सा मैथ्स हम समझ लेते हैं कि 12 राशियों को क्षितिज पे या आसमान में बारी बारी से देखने में हमें 24 घंटे लग रहे हैं। तो एक राशि कितने घंटे तक हमें आसमान में दिखाई देगी? तो एक राशि कितने घंटे तक दिखाई देगी? तो 24 डिवाइडेड बाय 12, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो एक राशि हमें आसमान में 2 घंटे तक दिखाई देगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये वाली राशि देख रहे हैं, एक राशि 30 डिग्री का एंगल बनाती है और ये राशि लगभग आसमान में 2 घंटे तक दिखाई दे रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल सा ये मतलब हुआ, एक राशि 2 होरा से मिलकर बनी है, क्योंकि एक होरा 1 घंटे का होता है। होरा इक्वल टू 1 आवर। तो 15 डिग्री का एक होरा होगा, दूसरी 15 डिग्री का दूसरा होरा होगा। तो ऐसे कर 12 राशियों में 24 होरा होंगे।
तो ये सिंपल सा मैथ्स भी आप अपने दिमाग में रखिए, आपको हमेशा के लिए काम में आएगा। हालांकि ये गणित ज्योतिष में ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन फिर भी ये बेसिक नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। हमने श्लोक की पहली लाइन को समझ लिया है, जिसमें हमने अहोरात्र और होरा को समझा। अब श्लोक की दूसरी लाइन पर आप बहुत ध्यान से गौर करिए, जो कहती है तस्य विज्ञान मात्रेण जातकम कर्म बुध्यते। अब यहां पर किस विज्ञान की बात हो रही है? ये होरा के विज्ञान की बात हो रही है। और यहां पे एक शब्द आया है जातक। जातक का मतलब क्या है? जिसने जन्म लिया, जो जन्म लेता है। तो ये लाइन कहती है कि अगर हम होरा रूपी विज्ञान को अगर समझ जाएं, तो जातक के, जन्म लेने वाली जीवात्मा के कर्मों को हम समझ सकते हैं। इसका सीधा मतलब क्या है? जिस समय जीव आत्मा ने जन्म लिया, तो जो कुंडली है, और जब जीवात्मा ने जिस समय जन्म लिया, जिस होरा में जन्म लिया, प्रारब्ध कर्मों से लेकर उस समय तक की जो जन्म कुंडली होती है, वो उसके कर्मों की एक बैलेंस शीट होती है। आप समझे? तो जो कुंडली में जो ग्रहों को जो प्लेसमेंट मिलता है, वो उसके कर्मों के आधार पर ही मिलता है, उसके जीवात्मा के प्रारब्ध कर्मों के आधार पर ही मिलता है। इसको आप एक लाइव एग्जाम्पल से समझिए। जन्म कुंडली को आप एक मार्कशीट समझकर चलिए। जीव आत्मा ने जो अपने पहले जन्मों में जो प्रारब्ध कर्म करे, वो उसकी एक परीक्षा थी। और जो आज जन्म के समय जो ग्रहों की उसे कुंडली में प्लेसमेंट मिली, वह उसका रिजल्ट है, या हम कहें उसकी मार्कशीट है। जैसे मार्कशीट आपको खुद नंबर नहीं देती, वह तो बस एक कागज का टुकड़ा है जो यह बताती है कि आपको एग्जाम में कितने नंबर मिले। उसी प्रकार ग्रह जो होते हैं, कुंडली में जो ग्रह होते हैं, वो आपको खुद से सुख या दुख नहीं देते। वह तो बस आपके जो प्रारब्ध कर्म है, उनका रिजल्ट बताते हैं आप, कि आप जो भोग रहे हैं, ये जो रिजल्ट है आपको किस लिए मिल रहा है, आपके प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से मिल रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जन्म पत्रिका का, जन्म कुंडली का या वैदिक ज्योतिष का आध्यात्मिक महत्व कितना है। ये एक बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है, जिसे मात्र विज्ञान नहीं मान सकते, इसे आध्यात्मिक विज्ञान ही मानना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि आज के वीडियो थोड़ा ज़्यादा हैवी हो गया है, तो हम बस यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। आगे हम जन्म कुंडली के बारे में समय समय पर समझते रहेंगे, क्योंकि एक साथ इतने बेसिक लेवल पे आप सब कुछ नहीं समझ सकते। अगर मैं कोशिश भी करूँगा तो आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय माई की।